गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ 2017 का जो अर्थशास्त्र का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सभी सेट आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो ये चारों सेट हैं इसके अंदर और इसके हम सभी MCQ सोल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो इस प्रकार से है। हम यहाँ पर देखेंगे यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता घट जाए, देखो यहाँ पर हमने फोकस करना घट जाए, तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या स्थिति होगी। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये दिमाग में लाना होगा कि उत्पादन संभावना वक्र होती क्या है। ये हम पहले भी बता चुके हैं, फिर दोबारा से बता रहे हैं। देखो, ये होती है उत्पादन संभावना वक्र, PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। AB ये कर्व है, ये O X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। तो देखो बच्चों, एक देश में साधनों की कार्यकुशलता घट जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या स्थिति होगी। देखो, इससे जो वक्र है, जो PPC कर्व है, इसका क्या मतलब है कि जितने भी संसाधन हैं, अगर उनका पूर्ण उपयोग होता है तो वो इस रेखा पर होंगे, इस रेखा के ऊपर होंगे। अगर उनकी कार्यकुशलता घट जाएगी तो पूर्ण उपयोग नहीं होगा संसाधनों का, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी, इधर आ जाएगी और इस प्रकार से नीचे आ जाएगी, इस तरह से। तो बच्चों, ये जो है ये C और D रेखा हो गई। पहले AB रेखा थी, C और D, यानी कि ये बाईं तरफ देखिएगा। यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र बाईं और नीचे को खिसक जाएगा, जैसा कि ये खिसका है नीचे की तरफ। उत्पादन संभावना वक्र दाईं और ऊपर को खिसक जाएगा, ये गलत है। उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है और D ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या है। उपरोक्त सभी ठीक है, ये गलत है। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इसका जो D ऑप्शन था वो था उपरोक्त सभी ठीक है, वो गलत है। तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं और नीचे को खिसक जाएगी, ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हम देख रहे हैं निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है। हमने नहीं है पर फोकस करना कि समष्टि तत्व नहीं है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो समग्र मांग है ये तो समष्टि तत्व है, राष्ट्रीय आय भी समष्टि तत्व है, व्यापार चक्र भी समष्टि तत्व है, उपभोक्ता जो संतुलन है वो नहीं है। तो नहीं है के लिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो द जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि उपभोक्ता का संतुलन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का तत्व है, व्यष्टि तत्व है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति है, उपभोक्ता इंडिविजुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। देखो बच्चों, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो जो सामान्य वस्तुएं हैं उन पर मांग का नियम लागू होता है। सामान्य वस्तुओं पर, ये बिल्कुल टिप्स पर हो गया होगा, क्योंकि बार बार हमने सभी सेट करवाए हैं। सामान्य वस्तुएं जो होती हैं उन पर मांग का नियम लागू होता है। तो देखो, इतने सारे सेट में ये क्वेश्चन बार बार आया है, तो अब हम इसके ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है गिफन वस्तुएं, यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, स्थानापन्न पर भी नहीं होता, प्रतिशत सूचक पर भी नहीं होता। तो बच्चों, B ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। अब दोबारा से एक बार फिर क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तीसरा जो क्वेश्चन था हमारे पास, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। तो सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है। अब इसके ऑप्शन हम देखेंगे, तो हमने देखा सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर डैश होती है। तटस्था वक्र, ये क्वेश्चन भी बार बार हमारा आया है। तटस्था वक्र ये वह है, इंडिफरेंस कर्व जिसको हम बोलते हैं, IC इंडिफरेंस कर्व, और ये मूल बिंदु है O। ये मूल बिंदु की तरफ क्या है, नतोदर नहीं, सीधी रेखा ये भी नहीं, उन्नतोदर रेखा है। स ऑप्शन बिल्कुल ठीक। उन्नतोदर होता कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, तो ये उन्नतोदर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है। देखो बच्चों,
भारत में 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट की बात की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक नहीं आएगा क्योंकि ये 2 रुपये या 2 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 2, इतने में बात करता है। ये 2 रुपये से नीचे का नोट यानी कि 1 रुपये का नोट जारी नहीं करता है, भारत सरकार जारी करती है। बी ऑप्शन है भारत सरकार। सी व्यापारिक बैंक, ये कोई नोट जारी नहीं करता, ये भी कोई नोट जारी नहीं करती। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत हैं बताइए। तो हमने क्वेश्चन में जैसे छठा क्वेश्चन आपके सामने है गिफन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है। ये तो ट्रू है, बिल्कुल है, क्योंकि गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता और वो मांग के नियम के अपवाद हैं, एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड है गिफन गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र यू आकार का होता है। जो एवरेज कॉस्ट कर्व है इज यू शेप, ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है, क्योंकि ये यू शेप में होता है। एसी, ये जो एसी है ये यू शेप का होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां जो क्वेश्चन हमारे पास है वो इस प्रकार से है, पूर्ति स्टॉक से भी अधिक हो सकती है। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट गलत है। वो क्यों है? क्योंकि देखो, जो तैयार माल होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं। जितना भी उत्पादक ने माल तैयार किया उसको स्टॉक कहेंगे। तो स्टॉक, और जो उस तैयार माल में से जो बिकने के लिए तैयार है उसको पूर्ति कहते हैं। मान लीजिए 100 इकाइयों की तैयारी की है उत्पादक ने, और इसमें से 20 इकाइयाँ निश्चित कीमत पर बिकने के लिए तैयार हैं, प्रचलित कीमत पर, तो 80 जो रह गया वो क्या होगा? स्टॉक, और ये होगी सप्लाई, पूर्ति। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 स्टॉक है तो 100 ही पूर्ति हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये फॉल्स है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है। पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है, इसमें समय तत्व होता है। पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है, ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्याज है वो साप्ताहिक, 15 दिन में, या 1 वीक में, सॉरी साप्ताहिक हो गया था, या फिर 1 महीने में, या 1 वर्ष पर लगता है, 6 महीने पर भी लगता है ब्याज। पूंजी पर जो ब्याज है ना एक प्रवाह चर है, क्योंकि इसमें समय अवधि होती है। क्या होती है इसमें? समय अवधि, इसलिए ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो बच्चों, 10वां क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। देखो बच्चों, पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, वैसे तो ये ट्रू है, लेकिन अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि वृद्धावस्था राष्ट्रीय आय, वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, तो वो नहीं होती है, वो फॉल्स होता। अब खाली अगर पेंशन आ जाए, क्योंकि जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो पेंशन होती है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, लेकिन वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, क्योंकि वो एक हस्तांतरण भुगतान है, वो एक तरफा भुगतान है। तो जो खाली अगर इस तरह से आ जाए पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है तो यस, ट्रू है। अगर वृद्धावस्था पेंशन आ जाए तो नहीं, वो फिर फॉल्स हो जाता। अगर ओनली पेंशन लिखा तो फिर यस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर एक अनिवार्य भुगतान। ये ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार के बनाए गए कानून के अनुसार इसका भुगतान करना पड़ता है। ये एक अनिवार्य भुगतान है, तो ये ट्रू है, ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 12वां क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, देखेंगे इसको। जो 12वां क्वेश्चन है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पर क्या है, जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं? देखो, कीमत में परिवर्तन होने से पूर्ति में भी परिवर्तन होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार कहेंगे। ये विस्तार बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि कीमत की वजह से परिवर्तन हुआ है तो पूर्ति का विस्तार और संकुचन होता है। अगर कीमत के अलावा कीमत समान रहने पर अन्य कारणों से पूर्ति बढ़ती तो हम वृद्धि कहते, लेकिन अब तो विस्तार कहेंगे, क्योंकि कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाती है तो पूर्ति का विस्तार कहलाता है। नेक्स्ट है, विश्व महामंदी का वर्ष डैश था, खाली स्थान था, 1929 या फिर 1942। यहाँ पर 1929 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 1929 में महामंदी आई थी, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था। नेक्स्ट है, छात्रवृत्ति एक डैश आई है,
खाली स्थान आय है, कैसी आय है, हस्तांतरण आय या वास्तविक आय, तो ये हस्तांतरण आय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि छात्रवृत्ति एक तरफा भुगतान है इसलिए हस्तांतरण आय है और इसको राष्ट्रीय आय में भी शामिल नहीं किया जाता, तो हस्तांतरण आय यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ देखेंगे। हमने देखा पूंजी पर ब्याज, ये हो गया, खाली स्थान था, और अभी हमने ये देखे हमारे 14th क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हमें जो क्वेश्चन चाहिए वो 15th चाहिए, 15वां क्वेश्चन चाहिए, वो देख रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, अभी देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हाँ, 15वां क्वेश्चन आपके सामने है। मुद्रा में खाली स्थान शामिल होते हैं, मुद्रा में डैश शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो मुद्रा है केवल सिक्के, करेंसी व बैंक जमा, तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। मुद्रा में करेंसी और बैंक जमा शामिल होते हैं, क्योंकि बच्चों देखो करेंसी में ना नोट और सिक्के होते हैं, जो करेंसी है उसमें नोट और सिक्के दोनों चीज़ शामिल होती हैं, और ये देखो नोट और सिक्के हो गए करेंसी के अंदर, और जो बैंक जमा है उसको डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, तो ये तीनों चीज़ मिलकर के मुद्रा बनती है, तो ये बाद वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है गुणक का मूल्य बराबर है, गुणक का मूल्य यानी कि के का मूल्य जो है वो किसके बराबर होता है, तो बच्चों 1/1 घटा MPC, ये गुणक का मूल्य होता है, तो ये पहले वाला बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 16 क्वेश्चंस MCQ हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सेट की तरफ, बी सेट की तरफ, और ये बी सेट आपका है 2017 का अर्थशास्त्र का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, आवश्यकताएं होती हैं, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो असीमित होती हैं। ए ऑप्शन है असीमित, बी सीमित, सी नगण्य, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, हमारी एक आवश्यकता पूरी होती नहीं है, तुरंत दूसरी पैदा हो जाती है, यानी कि हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं असीमित, जिनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों सेकंड, वो इस प्रकार से है, सीमांत उपयोगिता हो सकती है, सीमांत उपयोगिता यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो तीनों हो सकती है सीमांत उपयोगिता, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ इसको मैं। देखो बच्चों, ये टोटल यूटिलिटी है TU, और ये हाईएस्ट है यहाँ पर, और ये सीमांत उपयोगिता है। तो देखो बच्चों, ये जो सीमांत उपयोगिता है यहाँ पर तो ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये 0 है, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो ये तीनों हो गई ना MU, ये है MU, तो ये उपरोक्त सभी इसलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ कितनी हैं, 5 श्रेणियाँ होती हैं। तो देखो बच्चों, पहला ऑप्शन है 7, ये नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, सी 12 ये भी गलत है, डी 2 ये भी गलत है। 5 श्रेणियाँ होती हैं मांग की कीमत लोच की, 5 श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, इकाई लोचदार, इकाई से अधिक लोचदार, और इकाई से कम लोचदार, ये 5 श्रेणियाँ होती हैं। इनको हम चित्र के द्वारा ऐसे बना सकते हैं, ये है पूर्णतः लोचदार, और ये है पूर्णतः बेलोचदार, और ये है इकाई लोचदार, और ये इकाई से अधिक लोचदार और इकाई से कम लोचदार। एक ही चित्र में हमने सभी प्रकार के डायग्राम बना दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी बचती हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार आया है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन पेपर कराए हैं, उनमें बार बार पूछा गया बाहरी बस्तें कौन सी हैं। तो मैंने क्या बताया था कि आपने 3 बस्तें याद करनी है, बाहरी बस्तें कौन सी, केंद्रीयकरण की, केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण और सूचना संबंधी, ये 3 बचत है बाहरी। सूचना संबंधी आपने ये 3 याद करनी है बाहरी बचतें, बाकी की सभी आंतरिक बचतें हैं। तो देखो यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन में आंसर ढूंढेंगे, बाहरी बचत कौन सी है, तकनीकी बचतें ये आंतरिक बचत है, प्रबंधकीय बचतें ये भी आंतरिक बचत है, जोखिम संबंधी बचतें ये भी आंतरिक बचत है, सूचना संबंधी बचत हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी जो 3 हमने याद की थी बाहरी में, इसमें एक हमारी मिल गई सूचना संबंधी।
तो 3 तो है बाहरी बचते हैं, और ये तकनीकी, प्रबंधकीय, जोखिम संबंधी, ये सब आंतरिक बचते हैं। तो हमें इस प्रकार से आंतरिक बचते और बाहरी बचते भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सामान्य लाभ उत्पन्न होते हैं। सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट उत्पन्न होते हैं कब? AR इज ग्रेटर देन AC। गलत। हमने पहले भी कई बार बताया है कि सामान्य लाभ या संतुलन की स्थिति जब होगी जब हम बराबर का निशान देखेंगे। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, AR इक्वल टू AC। हमने इक्वल का निशान देखा क्योंकि सामान्य लाभ जब AR इज इक्वल टू AC, ये देखिएगा ये AR है पूर्ण प्रतियोगिता में और ये AC है और ये MC है, तो यहाँ पर सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो सामान्य लाभ जब प्राप्त होंगे जब AR इज इक्वल टू AC, यानी कि इक्वल का निशान भी हमने इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। ये लेस देन है, ये नहीं है, ये ग्रेटर देन, ये भी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, यह है छठा क्वेश्चन। किस बाजार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? विक्रय लागतों का महत्व होता है। देखो बच्चों, हम 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो कोई 12वीं तक तो हमें इतना ही बताया जाता है कि केवल अपूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता है, इसमें विक्रय लागतें पाई जाती हैं क्योंकि इसमें वस्तु विभेद होता है। रंग, रूप, आकार में, पैकिंग में किसी न किसी रूप में वस्तुओं में भेद पाया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, तो इसलिए इसमें विक्रय लागतें, विज्ञापन के ऊपर खर्च करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्च पाया जाता है। तो स ऑप्शन हमारे पर ठीक, बिल्कुल ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता में ये नहीं पाई जाती, एकाधिकार में भी नहीं पाई जाती और इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। लेकिन बच्चों, अगर बड़े लेवल की बात आ जाती है, अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप से आता कि भी पूर्ण प्रतियोगिता एक ऑप्शन होता और बी ऑप्शन होता अल्पाधिकार, सी होता अपूर्ण प्रतियोगिता, डी होता बी और सी दोनों, तो फिर हम दोनों में बोलते हैं। क्योंकि देखो, जो अल्पाधिकार होता है ना, जिसमें थोड़े से उसमें भी विक्रय लागतें पाई जाती हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता में भी विक्रय लागतें पाई जाती हैं, तो उसमें उस टाइम पे फिर हम दोनों लिखते हैं। अब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता, क्योंकि ये 2 रुपये, देखो 2 रुपये, ₹2 एंड ग्रेटर देन ₹2 जारी करता है। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हरियाणा सरकार कोई नोट जारी नहीं करती है, राष्ट्रपति भी कोई नोट जारी नहीं करता है। तो भाई 1 रुपये का जो नोट जारी करता है वो होती है भारत सरकार। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये द ऑप्शन राइट है, क्योंकि 1 रुपया और सभी सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान शेष में शामिल होते हैं। दृश्यमध्ये ठीक है, अदृश्यमध्ये ये भी ठीक है, पूंजी अंतरण ये भी ठीक है। यहाँ हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, बिल्कुल ठीक है बच्चों, क्योंकि जो उपरोक्त सभी वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें आएंगी, ये भुगतान शेष में शामिल होते हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट, यानी कि द ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत हैं बताइए। सेट्स बी में ट्रू एंड फॉल्स, टी एंड एफ हमने ढूंढने हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 9वां क्वेश्चन है, पूर्ति तथा स्टॉक में अंतर नहीं होता। नहीं, ये फॉल्स है, पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है। जो पूर्ति और जो स्टॉक है उसमें अंतर होता है, क्योंकि पूर्ति वह है जो माल बिकने के लिए तैयार है और बिना बिका माल स्टॉक होता है, और कंपनी की तरफ से जो भी तैयार माल होता है टोटल वो सब स्टॉक होता है, और जो बिक जाता है वह पूर्ति होती है, और जो रह जाता है बिना बिका वो स्टॉक रह जाता है। तो अंतर तो होता है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। ये गलत है, फॉल्स है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में एक साधन परिवर्तनशील होता है, वो भी श्रमिक, बाकी शिथिल रहते हैं। कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, तो आप देखेंगे जैसे कच्चा माल है, श्रमिक हैं, मतलब परिवर्तनशील साधन जो होते हैं, और पूंजी है और भूमि है, ये शिथिल साधन होते हैं। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तुएं समरूप होती हैं। ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, बिल्कुल। रंग, रूप, आकार, पैकिंग, यहाँ तक भी खुशबू भी एक जैसी होती है, तो एक जैसा पदार्थ होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, यानी कि होमोजीनियस प्रोडक्ट पाया जाता है, होमोजीनियस
इन परफेक्ट कम्पिटिटिव। कमोडिटीज आर होमोजीनियस, जो कमोडिटी हैं, जो वस्तुएं हैं, वो समरूप होती है। होमोजीनियस मतलब समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है क्यों? क्योंकि अल्पाधिकार में 2 नहीं बल्कि कुछ विक्रेता होते हैं। देखो बच्चों, अल्पाधिकार, अल्प का मतलब होता है थोड़े से लोगों का अधिकार होता है, लेकिन 2 का नहीं होता। 2 विक्रेता जहाँ होते हैं वो दव्याधिकार होता है, वो दव्याधिकार होता है, इसलिए ये फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। बिल्कुल विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है मुद्रा, क्योंकि मुद्रा का जो प्रमुख कार्य है, जो मुख्य कार्य है, प्राथमिक कार्य है, वो है विनिमय का माध्यम और मूल्य का माप। 2 कार्य है प्राथमिक कार्य मुद्रा के, तो विनिमय का माध्यम है के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जे.बी. से के अनुसार, देखो बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आया है। जे.बी. से के अनुसार, जे.बी. से, प्रोफेसर जे.बी. से थे, ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं, परंपरावादी। ये क्या कहते हैं? पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण करती है। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। देखो, अकॉर्डिंग टू जे.बी. से सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है, ये जे.बी. से ने कहा था। और जो ये सिद्धांत है से का बाजार नियम, ये पूर्ण रोजगार यानी कि जो क्लासिकल जो अर्थशास्त्री थे, तो उसमें जो रोजगार का जो सिद्धांत है ना परंपरावादियों का, उसका आधार भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है, ये बिल्कुल ट्रू है। अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि सेवा कर को दूसरे पे टाला जा सकता है। जैसे हमने बताया था कि भाई जैसे मान लीजिए आप कहीं पर खाना खाने जाते हो, तो वो रेस्टोरेंट वाले आपकी सेवा करते हैं और उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो कस्टमर पर टाल देते हैं, तो उनके बिल में वो जोड़ देते हैं। तो सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसको दूसरे पर टाला जा सकता है, और जिसको नहीं टाला जा सकता वो प्रत्यक्ष कर होता है। तो यहाँ पर ये सही है, सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह 16वां क्वेश्चन हमारा, बिल्कुल ध्यान से हमने देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिथिल विनिमय दर प्रणाली में, शिथिल विनिमय दर प्रणाली में विनिमय की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है, क्योंकि शिथिल विनिमय दर प्रणाली में विनिमय की दर सरकार निर्धारित करती है, और नम्य विनिमय दर प्रणाली में विनिमय की दर मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये कौन सी प्रणाली होती है? नम्य, फ्लेक्सिबल। और शिथिल विनिमय दर ये बिल्कुल सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये है नम्य विनिमय दर प्रणाली, नम्य विनिमय दर प्रणाली में। तो बच्चों ये थे 16 क्वेश्चंस। बी सेट हमारा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं सी सेट की तरफ। 2017 सेट सी और अर्थशास्त्र है। तो अब हम देखेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ रहा है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, पिछले सेट में भी देखा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी सेंस बदल दी। इसको देखेंगे ध्यान से। यदि एक देश में साधनों की कार्यकुशलता बढ़ जाए तो उत्पादन संभावना वक्र की क्या स्थिति होगी? देखो बच्चों, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था घट जाए, अब की बार आ गया बढ़ जाए। तो बढ़ जाए तो दाईं तरफ सरक जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, अगर घट जाए तो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अभी हम इसको फिर बनाकर दिखाएंगे आपको, बिल्कुल आपको टिप्स पे हो जाएगा कि उत्पादन संभावना वक्र कैसी होती है। ये ऐसी होती है पीपीसी। और कार्यकुशलता बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि ये उत्पादन संभावना वक्र भी बढ़ जाएगी, दाईं तरफ ऊपर की तरफ चली जाएगी ना, लेकिन इसको थोड़ा इक्वल बनाना इसके, बिल्कुल ठीक है। तो ये दाईं तरफ खिसक जाएगी, ऊपर की ओर दाईं तरफ खिसक जाएगी। तो अब हमने ऑप्शन ढूंढना है अपना, उत्पादन संभावना वक्र दाईं और ऊपर को खिसक जाएगी, पहला ही ठीक है हमारा। तो नेक्स्ट देखना, उत्पादन संभावना वक्र बाईं और नीचे को खिसक जाएगी, तो गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, उत्पादन संभावना वक्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी ठीक है, ये भी गलत है। तो बच्चों हमने देखा यहाँ पर जो हम पहला क्वेश्चन देख रहे थे, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो क्लियर हो गया है, उत्पादन संभावना वक्र दाईं और ऊपर को खिसक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कार और पेट्रोल की मांग कहलाती है। कार और पेट्रोल
पूरक वस्तुएं हैं। ये कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपने बिल्कुल आसानी हो जाएगी कि कार और पेट्रोल कैसी वस्तु है, क्योंकि कार और पेट्रोल एक दूसरे को पूरा करते हैं और कार पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती है, तो इसलिए ये पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है। स्थानापन्न नहीं है, इकाई नहीं है, शून्य भी नहीं है, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा। बच्चों देखेंगे क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन होगा। तो देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन हमारा काफ़ी बार आ चुका है। जब सीमांत उत्पादन शून्य है, ये देखिएगा सीमांत उत्पादन, ये हमने किया टीपी और यहाँ था हाईएस्ट और यहाँ था शून्य, ये था एमपी। जब ये शून्य है तो उस टाइम पे टीपी क्या है, अधिकतम है, क्या है, हाईएस्ट है, अधिकतम है। तो अब हम अपना ऑप्शन ढूंढते हैं। ए ऑप्शन है शून्य, ये नहीं है। बी ऑप्शन है ऋणात्मक, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है अधिकतम, ये बिल्कुल ठीक है हमारा ऑप्शन, हमें मिल गया ऑप्शन। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है। तो बच्चों ये आ गया था हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज 0 देन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सही समीकरण चुनिए। सही इक्वेशन हमने चुननी है। टी आर इज इक्वल टू ए आर बटे क्यू, गलत। ए आर इक्वल टू एम आर बटे क्यू, ये भी गलत है। अगला है एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर बटे डेल्टा क्यू, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये साइन ऑफ चेंज है डेल्टा का मतलब। और कुल आगम में परिवर्तन बटे में कुल इकाइयों में परिवर्तन, इसको क्या कहते हैं, सीमांत आगम, यानी कि एम आर। ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला है ए आर टी आर गुणा क्यू, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं बच्चों। पांचवा, बाजार कीमत का निर्धारण किया जाता है, अति अल्पकाल में किया जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं पांचवें क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो देखते हैं। बाजार कीमत का निर्धारण कहाँ किया जाता है, तो हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अल्पकाल में, अति अल्पकाल में, हमने देखा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अति अल्पकाल। सी है दीर्घकाल, ये नहीं है। और डी है अति दीर्घकाल, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो बच्चों 1935 में हुई थी। बिल्कुल टिप्स पे कर लेना इस चीज़ को, कंपटीशन टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी और 1949 में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी मैं एडवांस में आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MPC 0.8 है, MPC 0.8 है तो गुण का मूल्य क्या होगा। देखो बच्चों 1/1 घटा MPC, यहाँ पर हमने लिखा 1 घटा 0.8, हमारे पास बच गया 1/0.2 और 2 का पॉइंट हटाया बटे में 10, तो 1/10 ऊपर 10 आ जाएगा और बटे में 2 आ गया, तो काट दिया 5 आ गया। तो सही ऑप्शन डी 5 होगा, 2 5 10। तो देखिएगा ए ऑप्शन 1 ये गलत है, बी 2 ये भी गलत है, सी 4 ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, 5 ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमने तो निकाल कर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। बच्चों 1944 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन हम अपने ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो ए ऑप्शन हमारा है, हम देख रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों सभी, आप भी। ए 1944 बिल्कुल ठीक है, बी 1960 ये गलत है, सी 1994 ये भी गलत है, 1947 बिल्कुल गलत है। तो ये देखेंगे हम यहाँ पर, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो थी वो 1944 में लागू हुई थी, तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सही और गलत बताइए। पहला क्वेश्चन है, बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं, आइसो प्रोडक्ट लाइन, ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि बजट रेखा को कीमत रेखा कहा जाता है। जो बजट रेखा ये है, और इसको क्या कहते हैं, प्राइस लाइन, प्राइस लाइन, कीमत रेखा हम कह सकते हैं, लेकिन आइसो प्रोडक्ट लाइन नहीं कह सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है, गीफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। बिल्कुल भी लागू नहीं होता, क्योंकि गीफन वस्तुएं जो होते हैं मांग के नियम के अपवाद हैं, ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। गीफन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता, और यहाँ लिखा होता है लागू होता है, तो इसलिए फॉल्स है। अगला है, घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू नहीं होता, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कृषि पर लागू होता है। बाकी भी उत्पादन के साधनों पर लागू होता है, लेकिन कृषि पर भी लागू होता है और ज़्यादा लागू होता है।
जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे वो ये कहते थे कि कृषि पर ज़्यादा जल्दी लागू हो जाता है और उद्योगों पर बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री ये कहते हैं उत्पादन के सभी साधनों पर लागू होता है, हाँ कृषि पर थोड़ा जल्दी लागू हो जाता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में सदैव कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। ये ट्रू है, ये ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको बताएंगे। देखो बच्चों, इसका क्या कारण है, ये सही है क्योंकि एकाधिकार में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, उसमें हमने बोला था फॉल्स है। ये क्या कारण है कि इसमें हम ठीक बता रहे हैं, तो एक बार देखेंगे। देखो पूर्ण प्रतियोगिता में जो AR और MR दोनों बराबर होते हैं और ये कीमत के बराबर होती है, लेकिन जब भी संतुलन की बात आती है तो हम कहते हैं MR = MC और MC MR को नीचे से काटे। यानी कि अब देखिएगा यहाँ पर जो AC है लेकिन MC इसको नीचे से काटती है, तो देखो MC यहाँ पर है E बिंदु पर, यहाँ MC है, ये MR है और ये P है, तो ये सारे इक्वल हैं और MC नीचे से काटे क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पर पूरी हो रही है कि MC P के बराबर, AR के बराबर, MR के बराबर है, तो इसलिए ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार में कीमत विभेद संभव है। ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल विभेद संभव है, कीमत विभेद, क्योंकि एकाधिकार में एक ही व्यक्ति का आधार होता है, पूरे अधिकार होता है पूरे बाजार पर और वो उसकी मर्जी है कि वो ज़्यादा कीमत ले या कम कीमत ले। तो प्यारे बच्चों ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है, भारत में RBI द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं। भारत में RBI द्वारा सिक्के जारी किए जाते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये गलत है, ये फॉल्स है। RBI द्वारा नोट जारी किए जाते हैं। क्या जारी किए जाते हैं? नोट जारी किए जाते हैं, वो भी 2 रुपये या ग्रेटर देन 2 रुपये के नोट जारी किए जाते हैं। सिक्के जो हैं वो भारत सरकार के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, और वाणिज्य मंत्रालय में जो वित्त सचिव होता है उसके जो 1 रुपये का जो नोट है उस पर उसके हस्ताक्षर होते हैं, और 2 रुपये या 2 रुपये से ज़्यादा के जो नोट हैं वो RBI के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो इस प्रकार से है, सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग एक होता है, यानी कि MPS जमा MPC = 1। ये ट्रू है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सीमांत, देखो सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, देखो C + S = 1, तो MPS और MPC भी 1 के बराबर होता है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान शेष व्यापार शेष से विस्तृत धारणा है। बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, क्योंकि भुगतान शेष में दृश्यमध्ये, दृश्य जमा अदृश्य जमा पूंजीगत अंतरण, पूंजीगत अंतरण, ये सब शामिल होते हैं, लेकिन व्यापार शेष में केवल दृश्यमध्ये शामिल होती हैं, यानी कि केवल वस्तुओं के आयात निर्यात शामिल होते हैं, जबकि भुगतान शेष में वस्तुओं के भी, सेवाओं के भी और पूंजीगत अंतरण तीनों शामिल होते हैं। इसलिए भुगतान शेष व्यापार शेष से विस्तृत धारणा, और ये सही है। नेक्स्ट है हमारे हैं बच्चों DSET की तरफ, 2017 अर्थशास्त्र, और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वो किस प्रकार से है हम देखेंगे। ये DSET हम करने जा रहे हैं, हमने 3 सेट पूरे कर लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है? राष्ट्रीय आय नहीं है, समग्र मांग भी नहीं है, व्यापार चक्र भी नहीं है, ये ठीक है। मांग का सिद्धांत, ये D ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो मांग का जो सिद्धांत है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, गीफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है। देखो बच्चों, जो गीफन पदार्थ हैं या जो गीफन वस्तु है वो मांग के नियम के अपवाद हैं, और मांग वक्र का ढलान होता है ऋणात्मक, लेकिन गीफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है धनात्मक, यानी कि ये पॉजिटिव स्लोप होता है, और यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता। तो गीफन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है धनात्मक आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। ऋणात्मक गलत है, OX के समांतर ये भी गलत है और Y के समांतर भी गलत है। तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे, MC वक्र AC वक्र को उस स्थिति में काटता है जब AC वक्र नीचे की ओर गिर रहा होता है, AC वक्र ऊपर की ओर उठ रहा होता है,
AC वक्र न्यूनतम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि हम AC वक्र बना ही देते हैं। ये देखिएगा, ये AC वक्र है, AC, और MC वक्र AC वक्र को उस स्थिति में काटता है। देखो ये MC वक्र इसके न्यूनतम बिंदु से काटेगा, ये गया MC वक्र, तो इसके न्यूनतम मिनिमम बिंदु से काटा है। क्वेश्चन में AC वक्र नीचे की ओर गिर रहा होता है, नहीं, ऊपर की ओर उठ रहा होता, नहीं, न्यूनतम होता है। ये C ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ये न्यूनतम पर काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। तटस्था वक्र मूल बिंदु की ओर डैश होता है, उन्नतोदर आएगा इसमें, कॉन्वेक्स होता है। B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। A ऑप्शन उन्नतोदर था, ये गलत है। C सीधी रेखा, D इनमें से कोई, ये भी गलत है। तो हमारा उन्नतोदर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स होता है। मूल बिंदु ये होता है O, और ये क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, और वो क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति होती है जब MC इक्वल टू TR गलत, MC इक्वल टू MR ये बिल्कुल ठीक है। फर्म के संतुलन की स्थिति होती है जब, अगला ऑप्शन हम देखते हैं, MC इक्वल टू TC ये भी गलत है, AC इक्वल टू AR ये भी गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि फर्म की जो संतुलन की जो शर्त है MC इक्वल टू MR, B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ओके, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, छठा क्वेश्चन है। अब हम इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से दोहरी गणना की समस्या कौन सी विधि में उत्पन्न होती है? दोहरी गणना की समस्या बच्चों ये उत्पाद विधि में पैदा होती है। हम ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, आय विधि में नहीं, व्यय विधि में नहीं, उत्पाद विधि में। स ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त सभी में ये गलत है। तो उत्पाद विधि में, क्योंकि एक ही वस्तु की गणना एक से अधिक बार जब की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, दोहरी गणना की समस्या। तो ये छठे क्वेश्चन का स जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं सातवां। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करती है। भारतीय स्टेट बैंक कोई नोट जारी नहीं करता है। B ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ये नहीं करता है, ये 1 रुपये से ज़्यादा के नोट जारी करता है। व्यापारिक बैंक भी कोई नोट जारी नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन क्या था? भारत सरकार। B ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये गलत था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी गलत था, ये भी गलत था। तो B ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि MPC 0.5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा? बहुत ही आसान है, और यहाँ से हमारा गुणक का सूत्र भी कंप्लीट ईजी हो जाएगा। सब बच्चों को तैयार हो गया होगा। K इक्वल टू 1/1 घटा MPC। हम क्या करेंगे, MPC को यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या करेंगे, 1/1 घटा 0.5। हमारे पास क्या आ गया, 1/0.5, और 5/10, और इसको उलट देंगे तो 5 दूनी 10। 2 ढूंढेंगे ऑप्शन में हम। तो देखो बच्चों, A ऑप्शन 1 गलत है, ये B ऑप्शन 8 ये भी गलत है, C ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्योंकि 2 आ गया, D ऑप्शन 5 ही गलत है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें की बाद आ गया हमारा 9वां क्वेश्चन। ये क्या है, ट्रू और फॉल्स, सही और गलत बताइए। तो ये देखेंगे हम, 9वां जो क्वेश्चन है, पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये फॉल्स है, नहीं हो सकती, क्योंकि जितना माल जो तैयार माल है उसको स्टॉक कहेंगे, और इसमें से जितना बिकने के लिए तैयार है वो पूर्ति हो जाएगा। तो अधिक कैसे होगी, जितना माल बनेगा सिर्फ उतने की पूर्ति कर सकते हैं, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है, गिफन वस्तु मांग के नियम के अपवाद हैं, ये ट्रू है बिल्कुल, क्योंकि इन पर गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां हमारे सामने आ रहा बच्चों, वो क्या है, तटस्था वक्र पर उपयोगिता समान रहती है, ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है या तटस्था वक्र है, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो उपयोगिता है ना वो समान रहती है। अब ये हम इसको आपको बनाकर दिखाएंगे। देखो ये IC कर्व है, और इसके कोई भी बिंदु लगा लो, सभी पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, इसीलिए इसको उदासीनता वक्र भी कहते हैं। उदासीन रहता है, उसको यही नहीं पता कौन सा बिंदु बढ़िया है, क्योंकि सारे बराबर संतुष्टि देते हैं। तो यहाँ पर भी बराबर संतुष्टि, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो उदासीनता वक्र भी इसको हम कहते हैं। तो ये सही है, इसलिए ये सही है। आयकर एक प्रत्यक्ष कर, ये भी ट्रू है।
ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि आयकर, जिसकी आय पर कर लगाया जाएगा उसी को भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर को टाला नहीं जा सकता, इसलिए ये ट्रू है। प्रत्यक्ष कर है आयकर। नेक्स्ट है गुणक का मूल्य 1/1 घटा MPC आना चाहिए था भाई, ये है MPS, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल होती है, ये फॉल्स है, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन हस्तांतरण भुगतान है, एक तरफा भुगतान है, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती, शामिल नहीं होती है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है होती है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश जमा मूल्यह्रास, ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास जोड़ देंगे तो सकल निवेश आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल पाया जाता है भाई। देखो व्यापार शेष तो एक भाग है भुगतान शेष का, व्यापार शेष में केवल दृश्य मदें शामिल होती हैं, दृश्य मदें, जबकि भुगतान शेष में दृश्य मदें जमा अदृश्य मदें और जमा पूंजीगत अंतरण, यानी कि 3 चीज़ें शामिल होती हैं, जबकि व्यापार शेष में एक चीज़ शामिल होती है, वस्तुओं का आयात निर्यात शामिल होता है, जबकि भुगतान शेष में वस्तुओं का भी, सेवाओं का भी, पूंजीगत अंतरण भी शामिल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि ये भुगतान शेष है व्यापार शेष से बड़ा है, विस्तृत है, और इन दोनों में अंतर पाया जाता है। तो ये हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ हमारे जो सेट हैं A जमा B जमा C जमा D, ये चारों सेट 2017 के कंप्लीट हमने कराए हैं, और बाकी भी सभी ईयर के 2016 से लेकर के 2020 तक के हमने सभी सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम सीरीज शुरू करेंगे बड़े क्वेश्चंस की, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।